आती है ना? यस मैम। हाँ, तो मैं ये चाहूँगी कि जो बच्चे यहाँ खड़े हैं शायद अगर बीच में जगह मिल जाए तो बैठ जाए। हार्ट वार्मिंग वेलकम। और मुझे इतनी भावुकता हो रही है यहाँ पर आते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत साल पहले जब आप में से बहुत सारे लोग अभी स्कूल में भी नहीं पहुँचे थे, तब मैं BHU में आई थी, ठीक है ना? और तब मैं उन्हीं एम्बिशंस के साथ और उन्हीं सपनों के साथ आई थी जैसे आप आज यहाँ बैठे हैं। मैंने BSc में ज्वाइन किया था मदन मोहन मालवीय विमेंस कॉलेज में। कितने लोग हैं यहाँ विमेंस कॉलेज से? ये हुई ना बात, वेरी गुड। तो विमेंस कॉलेज में मेरे पापा, मेरे फादर की एक पहचानने वाले, कोई रिश्तेदार के पहचानने वाले थे। शी वॉज डॉक्टर सरोजिनी वार्ष्णे। शी वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उस ज़माने में से हूँ कि जहाँ पर लड़कियों को अकेले नहीं भेज दिया जाता था कि आप वहाँ चले जाइए पढ़ने के लिए। वहाँ पर ज़रूर कोई लोकल गार्डियन बनाएंगे, तो कोई लोकल गार्डियन फैमिली होगी, तो कोई ये होगा। जब पूरा वो हो जाए, अपना मन प्रसन्न हो जाए कि वहाँ जाके बच्चा सेफ रहेगा, तो तभी भेजेंगे, राइट? तो पापा ने मुझे भेजा। और क्यों भेजा? झांसी में बहुत अच्छी स्कूलिंग चल रही थी, लेकिन जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज नहीं था। वहाँ पर एक मिक्स कॉलेज था, विपिन बिहारी कॉलेज झांसी में, जहाँ पर मेरे फादर खुश नहीं थे मुझे भेजते हुए। उन्होंने कहा कि वो थोड़ी सुरक्षित रहनी चाहिए और उनको महिला महाविद्यालय सही लगा भेजने के लिए। और हम अपने सारे सपने लेकर यहाँ हॉस्टल में आ गए। और हॉस्टल में सरस्वती माँ की मूर्ति सबसे सामने लगी हुई है, यस लगी है ना? और वहाँ पर जाकर, और जैसे ये कुलगीत रोज गाकर, जो आपके कण कण में, मन में और अपने आपके एक एक सेल में, जैसा कि अभी हमने सुना, ईश्वर ना करे कि हमको कैंसर जैसी बीमारी हो, लेकिन जो एक प्रफुल्लता आपके मन में आती है और जो आपकी एक कॉमराडरी और नेटवर्किंग होती है। अब आज यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनको कि मैं उस वक्त से अभी तक जानती हूँ, और ऐसे लोग हैं जिनको हम साथ लेके चलते जाते हैं और एक फैमिली बन जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो आप अपने पेरेंट्स के घर से बाहर निकल के पढ़ने के लिए आते हैं, और पर्टिकुलरली उच्च शिक्षा के लिए जब आप निकलते हैं, तो जो आपके सपने हैं उनको आप उनको जागरूक रहिए, जिंदा रखिए, जिससे कि आप कभी उनसे नज़र ना हटा सकें। क्योंकि मैं उस वक्त जब मैं ऐसे बैठी थी सामने, और हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था इसी तरह का एक लेक्चर, जिसमें कोई, मुझे आज तक याद है, जो प्रोफेसर आए थे, प्रोफेसर DK राय थे हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उन्होंने किसी को बुलाया था एज अ फॉरेन साइंटिस्ट कि भाई हमारे बच्चे भी देखें कि बाहर क्या होता है। उन्होंने वोल्केनोलॉजी में टॉक दिया था, क्योंकि वो उसमें रिसर्च कर रहे थे। और मुझे अभी भी याद है कि इतनी सुंदर सुंदर स्लाइड्स हमने कभी देखी नहीं पहले। और ऐसे वोल्केनोलॉजी में तो आप सोच सकते हैं कि कलरफुल लावा निकल रहा है, और मुझे अब ये सब तो याद नहीं है कि कंटेंट क्या था, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि दांतों तले उंगलियां दब गई और लगा कि वोल्केनोलॉजी पढ़नी चाहिए मुझे भी, है ना? ऐसे ही होता है कि कोई आगे कोई बात करता है, या आप टीवी में डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो आपको मन होता है मैं भी वही करूँ, ऐसा लगता है ना? लेकिन उस वक्त इतना कन्फ्यूजन होता है माइंड में कि कैसे होगा, अभी तो ये पूरा साल इम्तहान देना पड़ेगा, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, अगले क्लास में पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। फिर जॉब की परेशानियाँ शुरू हो जाती है, माँ बाप के प्रेशर अलग हो जाते हैं शुरू, सो मैं ये कहूँगी कि उस वक्त की जो एक असमंजस में थी मैं, उसमें से मैं कैसे निकली हूँ, आगे आई हूँ। तो मैं कहती हूँ कि जो ये वेलबीइंग का सेल बना है यहाँ BHU में, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एंड ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत चीज़ें होती हैं जो वो ना तो घर में कर सकते हैं, और ना वो अपने टीचर्स के साथ भी कर सकते हैं। जो डायरेक्ट टीचर्स हैं उनके साथ भी नहीं कर सकते, बिकॉज देयर सो मच ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म एंड गेट गुड ग्रेड्स एंड ऑल दैट। तो मैं कहती हूँ कि क्यूडोस टू द वेलबीइंग टीम। और मैं ज़रूर अपना सोच रही थी कि मुझे वेलबीइंग में मेरे को क्यों बुलाया गया है। मैं तो अपना फिजिक्स बोलती हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में बोलूँगी, जो आप बता रहे थे जेम के बारे में बोलूँगी, बट इन दी एंड
know, the whole thing ties up that you are successful because you have a good mental health and you have a good physical health. तो ये बहुत important है कि well-being भी इसमें साथ में लिया जाए. और मैं फिर शुरू करती हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोग का वक्त नहीं लूँगी, because I would like to talk to, कहाँ पर टिके होगा ये? सॉरी, यहाँ से हो जाएगा जी. तो CERN के बारे में बोल दिया गया है ऑलरेडी. और CERN जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम करते हैं बिग बैंग. आपने बिग बैंग के बारे में सुना है? यस मैम. एवरीबॉडी राइट? यस. और हिग्स बोसॉन के बारे में सुना है? वंडरफुल. गॉड पार्टिकल? यस मैम. अरे वाह, क्या अमेजिंग क्राउड है. ओके, एंड देन आप लोगों ने डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में सुना है? तो सब पता है आपको. ब्लैक होल के बारे में पता है? यस मैम. ओके, चलिए. तो ये सोचिए कि हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स में वहाँ पर CERN में बहुत वक्त से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. और रिसेंटली हम लोगों ने जो एक बहुत बड़ी मशीन बनाई है, नॉट सो रिसेंटली एक्चुअली, इसकी प्लानिंग 80s में हुई थी, रिसर्च 90s में हुई थी, कंस्ट्रक्शन 2001 से लेकर 2010 तक चला और उसके बाद वो मशीन चालू हुई. यानी कि 30 साल तो उसमें घूम गए हमारे, कि जहाँ से जो हमारे आगे जो लीडर्स थे, जो विजनरीज थे, जिन्होंने सोचा कि हम एक इस तरह की मशीन बनाएं, ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास लोग थे कॉम्पिटेंट, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम इस तरह से बनाएंगे जिसमें से कि हम हिग्स बोसॉन को खोजेंगे. क्योंकि ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाऊंगी फिजिक्स में, लेकिन एक इक्वेशन तो आपको सबको पता है, E = mc², है ना? तो अगर हम एक प्रोटॉन को इतनी एनर्जी दे दें, नॉट ओनली एक प्रोटॉन को, बहुत सारे प्रोटॉन्स को एक तरफ से एक पाइप के अंदर, बीम पाइप के अंदर, और दूसरी तरफ दूसरे बीम पाइप के अंदर, अगर हम बहुत सारी एनर्जी दे दें, इतनी एनर्जी कि जब वो कोलाइड करे एक जगह जाके, तो क्या हो कि जो एनर्जी हमने दी है प्रोटॉन्स को, तो वो मास में बदल जाए. E = mc². तो अगर हम टोटल करेंगे, हमें एनर्जी तो पता है कि क्या हमने एनर्जी दी है प्रोटॉन्स को, हम मास को एड अप करके बता सकते हैं कि क्या निकला उसमें. सही है ना? सही बोल रहे हैं ना? कि जैसे कि दो मटकों को लेके हम फोड़ेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे बाद में, तो पता चल जाएगा मटका A और मटका B कौन सा था. सही है ना? तो बस हम यही खेल खेलते रहते हैं वहाँ पे साइंटिस्ट लोग, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि मैटर किस तरह से बना है. सो बहुत शॉर्ट में वही हमारा काम है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम ढूंढते हैं कि हम और आप किस पार्टिकल से बने हैं. और आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा प्रोटॉन और आपका प्रोटॉन किसी ज़माने में एक ही आटे में था. सही है? एक ही सूप में था कि नहीं? वहीं से निकले ना हम लोग 14 बिलियन ईयर्स अगो पहले. तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो भी बने, कायनात बनी, पूरा ब्रह्मांड बना, आप जो भी देख रहे हैं, टेबल चेयर और नेचर एंड प्लैनेट्स, ये सब एक में ही थे पहले. तो उसी तरह का सूप हम बना के उसको स्टडी करते हैं. नाउ उसको करने में ऑफ कोर्स एक एक्सेलरेटर लगता है, इतना इजी तो नहीं होगा. हमें एक क्रिकेट बॉल को ही बताया जैसे आपने एग्जांपल, उसकी एनर्जी भाई बहुत छोटी सी है. वी वांट टू रिक्रिएट द बिग बैंग, तो हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए. 10⁻12, जो 1 वोल्ट की बैटरी जानते हैं ना, 1 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें 10⁻12 वोल्ट की एनर्जी चाहिए उसके अंदर. तो खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम इस तरह का कैसे कर पाते हैं एक्सपेरिमेंट इज ओनली बिकॉज वी कैन कोलैबोरेट. आपने बोला था कि मेरे इतने पब्लिकेशंस हैं, मुझे थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही थी. यू नो व्हाई? बिकॉज वो सब मेरे में ही हैं. हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं, और कोलैबोरेशन में हम लोग मिल के काम करते हैं. आई एम अ डिटेक्टर एक्सपर्ट, यू आर एन एक्सेलरेटर एक्सपर्ट, ही इज अ मैग्नेट एक्सपर्ट, समबडी एल्स इज अ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट. तो जो भी रिजल्ट निकलता है, अगर हिग्स बोसॉन निकला तो वो 6000 लोगों ने काम किया उसमें, तब जाके वो हिग्स बोसॉन निकला. और जिसने सोचा एक्सपेरिमेंट के बारे में, he or she also deserves that credit, because if उन्होंने नहीं सोचा होता एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो कैसे हम हिग्स बोसॉन तक पहुँचते. तो एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स द होल स्पिरिट ऑफ व्हाट वी डू एट CERN. सो यस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि E = mc², और हमारे जो गेम्स चलते रहते हैं उसको हम करते रहते हैं. और उसके बाद हम लोग का निकलता क्या है उसके अंदर, ये बताइए. जब कोलिशन होगा, तो कोलिशन में हिग्स बोसॉन तो बन सकता है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, उतनी एनर्जी होगी उसमें.
लेकिन बहुत सारे नोन्स तो निकलेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यू कैन आइडेंटिफाई द डॉग्स एंड द बटरफ्लाइज एंड द कैट्स एंड ऑल दैट, लेकिन देयर विल बी सम अननोन्स, कुछ एलियन भी हो सकते हैं, राइट? आप लोग डायनासोर्स में बिलीव करते हैं? यस मैम। करते हैं ना? लेकिन किसी ने देखा है? तो क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि कुछ देखा है कि जो फॉसिल्स आपको पता है, आपने स्केलेटन्स देखे हैं, इसका मतलब कि डायनासोर्स के सिग्नेचर्स देखे हैं आपने, सही है? उसी तरह से हम लोगों ने ऐसे पार्टिकल्स के सिग्नेचर्स देखे हैं जो बिग बैंग के टाइम में एग्जिस्ट करते थे। वी कैन रिक्रिएट देम इन आवर एक्सपेरिमेंट्स, राइट? तो वो हम उनको फिर स्टडी करते हैं। सो दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। और ऐसा नहीं है मैं इंडिया हर तीसरे चौथे हफ्ते इंडिया आ जाती हूँ, मुझे ईश्वर की इतनी कृपा है कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग बुला लेते हैं मुझको कि मैं आ जाती हूँ दोबारा से। तो इसलिए मुझे वहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये एयरपोर्ट है, यू सी हियर, दिस इज़ द एयरपोर्ट, दैट्स द 27 किलोमीटर्स ऑफ द टनल जिसके अंदर वो प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है। और ऑफ कोर्स वो जो ऊपर आप देख रहे हैं वो आपके काफ़ी इंटरेस्ट, यंग बच्चों के पर्टिकुलरली ज़्यादा इंटरेस्ट की चीज़ें हैं ऊपर, क्योंकि वो जो एल्प्स है, एल्प्स माउंटेन्स पता है ना आप लोगों को, सारी बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, हाँ, तो वो वहाँ पर बहुत सारे जो हमारे टूरिस्ट फ्रेंड्स आते हैं वो लोग बोलते हैं हमको वो दिखाइए कि वहाँ पे वो वाली दिल वाले दुल्हनिया वाला फिल्म का सेट दिखाइए। सो एनीवे, सो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और काफ़ी उसमें हम काम करते हैं। लाइक आई सेड, वी नीड एक्सेलरेटर्स, वी नीड डिटेक्टर्स। अब आपने कोलिजन्स तो कर लिए, अब उनको स्टडी भी करना पड़ेगा ना, तो स्टडी करने के लिए जैसे माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं उसी तरह से हमको डिटेक्टर्स बनाने पड़ते हैं विच आर सेंसिटिव टू द एलिमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द कोलिजन्स। ठीक है ना? आप लोग अपने कैमरे से फोटो लेते हैं ना, हर वक्त हम लोग लेते रहते हैं, आजकल तो इतनी हो जाती है कि हमें देखने को ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो कितनी फोटो ले लेते हैं आप एक सेकेंड में? कितनी ले लेंगे एक सेकेंड में? सॉरी, नहीं पता चल रहा मुझे, कोई बात नहीं, 50 नहीं ले पाएंगे, 100 कोई बात नहीं। The collisions that happen are 40 million times per second, and we need to have cameras that are able to record everything. तो वो होते हैं डिटेक्टर्स, वही डिटेक्टर्स जिनका कि एक तरह का वर्जन आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं। जब आप एक्सरे लेने जाते हैं ना, मेडिकल इमेजिंग होती है आपके बॉडी के, जैसे हड्डी टूट गई तो देखते हैं ना जाके, तो वो हड्डी क्यों दिखती है? क्योंकि रेडिएशन हम डालते हैं, एक्सरेज डालते हैं और फिर बोन्स को हम देख पाते हैं और हमको थोड़ी सी डोज भी मिल जाती है उसमें, ठीक है ना? तो वी हैव टू सी हाउ वी कैन यूज दीज डिटेक्टर्स जो हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, पार्टिकल फिजिक्स के हिग्स बोसॉन एंड ऑल दैट, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे उनको हॉस्पिटल्स में लेकर आए और किस तरह से हम वो डोज को भी कम कर पाएँ जो नॉर्मल एक्सरेज में मिलती है। और वो चीज़ें हो चुकी हैं और हो रही हैं। एंड द एंटरप्रेन्योर्स अमंगस्ट यू आर मोर देन वेलकम टू लुक ऑन द साइट मेडिकल इमेजिंग CERN। आप करिए उसको गूगल, आप देखेंगे कि कितना एक और ब्रह्मांड वहाँ बैठा हुआ है, आपके लिए वेट कर रहा है। कंप्यूटिंग ऑफ कोर्स इज नीडेड, क्योंकि हमारा डेटा जो है, पहले तो मुझे नहीं समझ में आता था कि गीगाबाइट कितना बड़ा होता है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं आता था कि कितना गीगाबाइट होता है, फिर आ गए हम पेटाबाइट्स में, अब ये पेटाबाइट क्या होता है? हम लोग एक साल में 1000 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा इकट्ठा करते हैं ना। उस डेटा को देखने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, गवर्न करने के लिए, शेयर करने के लिए, फिर उसकी एनालिसिस करने के लिए वी नीड स्टूडेंट्स, वी नीड दीज स्टूडेंट्स लाइक यू who will be analyzing those data, and then you also become one of the collaborators and you become one of the publishers, in the sense that you get a publication out of it. So PhD students, please think of new ways of how to increase your number of publications, number one, but that is not the goal. The goal is to learn and see how you are able to A, participate in a leading physics experiment, and B, how to do an experiment of that kind. हम लोग ने तो गिरते पड़ते हुए सीखा, हम लोग गिर गए महासमुद्र में और उसमें जाकर फिर हमको तैरना सीखना पड़ा, ठीक है ना? लेकिन आज के दुनिया में एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू हैव इंफॉर्मेशन। वी वर सो अनप्रिपेयर्ड, नाउ यू हैव अ वेलबीइंग सेल। वेलबीइंग सेल के को भी मतलब करियर काउंसलिंग में भी आई थिंक देयर मस्ट बी अ विंग दैट यू हैव, एंड यू माइट वांट टू सी द एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स एंड सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट देम इन द राइट वे। सो एनीवे, ये चीज़ बिना कोलैबोरेशन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट।
तो एक दो पिक्चर्स मैं दिखाना चाहूँगी जो एक्सपेरिमेंट है मेरा, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का 1/20th पार्ट है। ओके, 1/20th पार्ट मीनिंग एक जो ये बड़ी सी डिस्क दिख रही है आपको और ये इधर की तरफ भी एक और डिस्क है, दोनों का वजन जो है इट इज़ मोर देन 2000 टन्स। यू नो वन बोइंग वेज 270 टन्स। सो आप सोचिए कि ये these are the sensors that are sitting there to take pictures of the collisions 40 million times a second and then send the data off. और आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर एक पर्सन भी है, तो आपको पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि कितना ये क्या इसके डायमेंशंस हैं। ये बीम पाइप है बीच में जो आ रहा है, जो मैंने आपको एक्सेलरेटर दिखाया था 27 किलोमीटर्स का, उसमें बीच में यू गेट द कोलिशंस। दैट्स मी एट माई वर्क स्टेशन, यू नो। और जो आप राइट में देख रहे हैं ये पार्ट जो है, इसका एक बहुत ही अहम पार्ट जो है डिटेक्टर, वो मैंने डिज़ाइन किया है और मैंने उसका आइडिया भी मेरा ही था। मतलब बहुत लड़ाई करी है मैंने इसके लिए, क्योंकि सब किसी के पास आप एक नया आइडिया लेके जाइए तो कोई क्या बोलेगा, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेकार है, ये नहीं चल सकता, जो हम कर रहे हो उसमें क्या बुराई है कि नहीं। लेकिन ये होता है कि जब 20 साल निकल जाते हैं ना, आप तो अपना मोबाइल कैमरा भी चेंज कर लेते हैं 2 साल में, लैपटॉप चेंज कर लेते हैं 2-3 साल में, बिकॉज यू नीड टू अपग्रेड, यू नीड टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड। बट डिटेक्टर्स जो है यहाँ पर 20 साल में, क्या आप सोच सकते हैं कि जो डिटेक्टर हमने 20 साल पहले 90s में हमने डिज़ाइन किए हैं, 2000s में उनको बनाया है, 2010 से वो डेटा ले रहे हैं, क्या वो 2040 तक चलेंगे? They need to be upgraded. So that was the whole idea, where I presented a proposal, and with a lot of beating and kicks and everything, finally I succeeded to convince the management that we have to do this, right? तो ये मतलब essentially मेरा पाथ था। इस तरह के आपको सॉफ्टवेयर से क्रिएटेड कोलिजन के पिक्चर्स बनेंगे जो एनालिसिस के लिए आप जैसे बच्चे एनालाइज करते हैं। एंड देयर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड LHC एट होम। एक दिन मुझे मेरे प्रेस ऑफिस से फ़ोन आया, उन्होंने बोला, अशाना, डू यू नो दिस बॉय फ्रॉम केरला, ही इज़ गॉट दिस प्राइज, सम स्टेट प्राइज फॉर साइंस। मैंने कभी नॉर्मली तो मुझे पता रहता है इंडिया में क्या हो रहा है, यू नो, स्पेशली इन हाई एनर्जी फिजिक्स और ये अपने फील्ड में, ये लड़का को तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। यू नो वॉट, ही हैड जस्ट वॉलंटियर्ड हिज नेम फॉर द प्रोग्राम कॉल्ड LHC एट होम। यानी कि आपका कंप्यूटर जब वो काम नहीं कर रहा है और वो सो रहा है, it can be used, that memory and the computation power of your laptop or your computer can be used for computing, for grid computing, क्योंकि हमें बहुत सारा data we need to analyze, as you know, and we need very complex algorithms to be run, and you can actually participate there. ये उस वक्त की बात है जब वो बच्चे ने ये किया था for malaria disease simulations. He had volunteered his computer, so he had got